हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 3 है। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभिप्रेरणा मोटिवेशन और अभिप्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? जब दो बालक अनेक समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ यह है कि दो बालक जो मान लीजिए देखने में भी सेम है, लेकिन कई असमानताएं रहती हैं। हमारे दो हाथ रहते, दो पैर रहते, दो कान, सब रहते, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। यही विभिन्नताओं को हम व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। मान लीजिए कोई दो बालक है, एकदम सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके बौद्धिक स्तर पर आपको कुछ न कुछ भिन्नता दिखेगी। उनका स्वभाव, उनकी नैतिकता, उनके सांस्कृतिक, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, कुछ न कुछ भिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये विभिन्नता ही है जो हमारे जो प्रकृति है उसमें एक नयापन या कहें कलर भरती है। क्योंकि अगर हम एक ही तरह के लोगों को देखेंगे, सब कुछ सेम, सब सेम है, तो क्या होगा? ये भिन्नताएं जो होती है वो हमारी प्रकृति में कलर भरती हैं। कलर भरने का मतलब है कि वो हमें नई चीज़ें सिखाती हैं, नए लोगों के नए व्यवहार को समझना सिखाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो जो लोग हैं, हम सब एक ही तरह से व्यवहार करेंगे तो ये बोरिंग सा हो जाएगा, मतलब लोग में उत्सुकता नहीं रह जाएगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो ज़रूरी है। और साथ ही जो है व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रकृति का नियम है। हम ही में नहीं, जानवरों में भी जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी प्रजातियां हैं इस धरती पे, सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। मनुष्यों में ही नहीं, जानवरों में भी भिन्नताएं होती हैं। आप देखेंगे बिल्ली, उनके कलर में भिन्नता रहती है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज रहता है। गाय को आप देखते हैं, गाय भैंस, सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो उसमें क्या होता है? रूप, रंग, आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, कोई बहुत बलवान रहता है, कोई कम बलवान रहता है, कोई बहुत कमज़ोर रहता है, कोई और लिंग के आधार पर देखेंगे तो दो लिंग है, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर हैं। और बालक बालिकाओं में आप देखेंगे उनकी आयु में, उनके वजन में अंतर होता है, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में अंतर होता है। आप देखेंगे कि जो दो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी आपको कोई ना कोई अंतर दिख जाएगा। अगर हम कितना भी कहें कि नहीं ये बहुत सेम दिखते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं जो एकदम सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनके ध्यान से देखेंगे तो उनके कुछ न कुछ रंग में, रूप में, उनकी बात करने की स्टाइल में, उनके व्यवहार में, कुछ न कुछ उनके स्वभाव में आपको अंतर अवश्य दिखेगा। या तो आप देखेंगे सामाजिक स्तर पर भी देखेंगे कि तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मिलते नहीं है, लोगों से जल्दी बात नहीं करते, कुछ लोग बहुत जल्दी मित्र बना लेंगे। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, कुछ लोग आउटवर्ट होते हैं, लोगों से नहीं मिलते, वो अपने में ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनसे जल्दी से व्यवहार बना लेते हैं। और आप देखेंगे बौद्धिक स्तर पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिन्हें हम कहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं, वो चीज़ों को सही उतनी उनकी अपेक्षा सही से नहीं समझ पाते।
बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देख सकते हैं। वो सामाजिक होता है, मानसिक होता है, सांस्कृतिक, नैतिकता, भावनात्मक रूप से दो लोग कभी सेम नहीं होते। कुछ लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देखेंगे आप तो तुरंत रोने लगते हैं, और कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, कुछ लोग उतनी चालाकी नहीं कर पाते। कुछ न कुछ, कितने भी लोग सेम रहें, कुछ न कुछ उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। शारीरिक मानसिक जो विशेषताएं होती हैं हमारी, वो हमें अलग, बाकियों से कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हमें अलग करती हैं। अब जैसे किन किन एस्पेक्ट में आप देखेंगे, ऊंचाई, वजन, ताकत में, बालों का रंग, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, उनकी सोचने की जो शैली है, उनके कार्य करने का जो ढंग है। प्रभुत्वशाली होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं होते हैं। बोलने में, बोलने के लहजे में देखेंगे आप, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। कुछ लोग साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, वो किसी भी चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग डरते हैं, और कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, जो मतलब लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, बातें नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब वो जल्दी लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है आनुवंशिकता। हमें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने पूर्वजों से जो लक्षण मिलते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि सभी एक ही माता पिता की सभी संतानों को एक ही जैसे गुण मिले। उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। और उसके बाद हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसा है, इन सब का असर भी हमारे व्यवहार में या हमारे व्यक्तित्व में पड़ता है। लिंग का देखेंगे आप तो हर समाज में एक स्पेसिफिक जेंडर को, ये लिंग को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, किसी को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। हमारे इंडिया में है, महिलाएं ज़्यादातर जो है वो घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं, और पुरुष जो है वो जो ताकत का काम है या जो बाहर का काम है वो सब कार्य करती हैं ज़्यादातर। अब तो सोच बदल गई है। आयु के आधार पर आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं। एक माता पिता के बच्चे जो है वो आयु में मान लीजिए कुछ भी सेम हो, मान लीजिए दिखते भी सेम हो, लेकिन उनकी अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं तो उनकी आयु में भी डिफरेंस रहता है। जलवायु, आप जिस तरह की जलवायु में रहेंगे उसी तरह से आपका स्वभाव, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और कभी कभी हमारा जो पहनावा है, हमारा बोलने का तरीका, इन सब में भी बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ के लोग अपेक्षाकृत उनसे गोरे होते हैं। जाति का असर पड़ता है, और प्रजाति का, देश, किस देश में आप रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की राजनीति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और शिक्षा, आपने कैसी शिक्षा ग्रहण की है। दो माता पिता की दो संतानें हैं, अगर दोनों को अलग अलग रूप से शिक्षित किया जाता है तो उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। मान लीजिए आप दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ाएं, कुछ न इन सब का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालती है। आप अगर गरीब हैं तो आपको खाने पीने में और सब चीज़ों में आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप भाई जितना है आप पास उतना ही करेंगे, और जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनका व्यवहार उस तरह से हो जाता है, उनका व्यक्तित्व उस तरह से हो जाता है, वो सोच उस तरह से सोचते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता के ये कारण होते हैं: आनुवंशिकता, पर्यावरण, लिंग, आयु, जलवायु, जाति, प्रजाति, देश, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की, पहला प्रकार है अंतर्निहित व्यक्तिगत विभिन्नता और अधिग्रहित। अंतर्निहित जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है और जिसको इनहेरेंट कहते हैं, और जो दूसरा है वो अधिग्रहित, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड। इनहेरेंट इसको कहते हैं, इनहेरिटेड, और ये होती है एक्वायर्ड। ये होती है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, वो हमें
वो हमें मिलते हैं अपने पूर्वजों से, वो हमारे अंदर होती है। और अधिग्रहित में क्या है, जो हम अपने व्यवहार से अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो पहला है हमारा अंतर्ग्रहित या प्रदत्त व्यक्तिगत विभिन्नता, इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंतर्निहित व्यक्तिगत विभिन्नता, कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं बालक में जन्मजात या प्रदत्त होती हैं, जो उन्हें अपने माता पिता, दादा दादी आदि से वंशानुक्रम के तहत मिलती हैं। जैसे शारीरिक, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ज़्यादातर हमारे जो जीन्स हमें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से या अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, उन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। मानसिक स्वभाव, हमारे माता पिता का जो स्वभाव होता है, ज़्यादातर बच्चों का जो मानसिक जो बुद्धिमत्ता होती है वो उस पर डिपेंड करता है। हमारा स्वभाव, हमारा नेचर कैसा होगा, ये भी हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। और दूसरी व्यक्तिगत विभिन्नता है एक्वायर्ड या अधिग्रहित, अर्जित व्यक्तिगत विभिन्नता। कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बालक अपने प्रयास से अर्जित करता है, अपने समाज से, अपने पर्यावरण से, शिक्षा से, अपने आस पड़ोस से, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षात्मक और संवेगात्मक। कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं जो बालक है वो अपने समाज में, अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करके कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्जित करता है। मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति होगी उसको आप सीखेंगे, और कोई और बालक है वो जिस समाज में रह रहा है वो वहाँ की वो जो संस्कृति है उसको सीखेगा, उसके समाज में जैसा वातावरण है वो उससे सीखेगा। तो कुछ न कुछ उसका भी असर हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पड़ता है। और शिक्षा तो बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से आप शिक्षा ग्रहण करेंगे उसी तरह से आप बनेंगे। अपने आस पड़ोस से हम अंतःक्रिया करते हुए बच्चे जो सीखते हैं वो भी उनकी व्यक्तित्व पर असर डालती हैं, इससे वो अलग होते हैं बाकियों से, जैसे सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शिक्षात्मक और संवेगात्मक। और इसके बाद क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि मान लीजिए व्यक्तिगत विभिन्नता हमने क्यों पढ़ा, ताकि एक शिक्षक को ये पता रहे कि हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से अलग है, और हमें उनके लिए वैसी ही, अब ऐसा नहीं कि सब बच्चे तो अलग हैं और आप उन्हें एक ही तरह की शिक्षण प्रणाली से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चों को तो समझ में आएगा, लेकिन जिस बच्चे के लिए ये सही नहीं है उसको आपका शिक्षण नहीं समझ में आएगा। तो हम इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ सके कि हर बालक अपने आप में विशिष्ट है और हर बालक दूसरे बालक से अलग है, और हमें उनके लिए वैसी ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के कई आधार होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है, जैसे बुद्धिमत्ता के आधार पे बच्चे डिफरेंस होते हैं, अभिरुचि अभिवृत्ति के आधार पे, रुचि इंटरेस्ट के आधार पे, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में, जिस चीज़ में बहुत लोगों का गाने में रुचि होती है, बहुत लोग की डांस में रुचि होती है, बहुत लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, बहुत लोग खेलने में, क्रिकेट खेलने में, तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है। पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं या आप सिर्फ अपने आप में रहते हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। उसकी वैल्यूज़, वो मान लीजिए वो कुछ बच्चे होते हैं चोरी को गलत नहीं मानते, मान लीजिए अगर तो क्या उसकी वैल्यूज़ में अंतर आ जाता है। कुछ बच्चे चोरी को गलत मानते हैं, कुछ लोग झूठ बोलना पाप समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भले के लिए बोला गया झूठ गलत नहीं होता। तो इन सब का असर भी आपकी व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये जान सके कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और हमें उन्हें उसी तरह दूसरे बच्चे से अलग समझकर ही शिक्षा देनी चाहिए। तो हम इस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के हमारी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, हम ये देखेंगे। तो शिक्षण विधि, प्रत्येक बालक की शिक्षा की व्यवस्था भी अलग अलग ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से अलग है, इसलिए हम उनके लिए अलग अलग ढंग से शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकना है,
सबको उनके व्यक्तित्व का, उनकी रुचि का, उनकी एप्टीट्यूड का ध्यान में रख के हमें उन्हें शिक्षा देनी है। भिन्नताओं के अनुसार समान समूहों में विभाजन किया जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे क्या करना है आपको कि जो बच्चे जैसे मान लीजिए भिन्न भिन्न बालक हैं, तो जब आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनको जैसे ग्रुप बनाइए उन्हें, तो उस ग्रुप में आप एक समान लोगों को नहीं डालिए, मतलब समान समूह का निर्माण करेंगे तो बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे। अगर मान अलग अलग रुचियों वाले, अलग अलग बुद्धि वाले, अलग अलग सामाजिक परिवेश वाले बच्चों को जब आप रखेंगे तो वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखेंगे। तो बच्चे जो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, बात करके, विचार विमर्श करके जो सीखते हैं वो जल्दी सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। एक ही कक्षा के श्रेष्ठ सामान्य योग्यता वाले बालकों के अलग अलग वर्ग बनाकर उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मान लीजिए आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो आप अगर उसे सामान्य बालक के साथ रखेंगे तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा, फिर उसके बाद वो बोर होने लगेगा। और जब अगर उससे सही माहौल नहीं मिलेगा तो वो क्लास में समस्या भी पैदा कर सकता है। भाई उसको सब चीज़ें समझ में आ गई, अब वो उसमें बोर हो रहा है तो वो क्लास को डिस्टर्ब भी कर सकता है। सामान्य बालक जो होते हैं, अगर आप उन्हें श्रेष्ठ बालकों के साथ या जो उससे नीचे मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनके साथ अगर आप बैठा देंगे तो वो बोर होने लगेंगे। तो हमें हर बच्चे की योग्यता को ध्यान में रखकर उनको अलग अलग वर्ग बना के उनको अलग अलग तरह से शिक्षा देनी चाहिए। बालकों की रुचियों एवं अभिरुचियों में विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा का स्वरूप एवं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालकों को समुचित विकास का अवसर मिल सके। बालकों की जो रुचियां हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को साइंस नहीं पसंद है तो आप मुझे अगर साइंस ही पढ़ाएंगे तो उसका मन उसमें नहीं लगेगा, या किसी बच्चे को आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है, आप उसको साइंस पढ़ाएंगे तो वो बच्चा उतने ध्यान से नहीं पढ़ेगा। हो सकता है कि वो बच्चा उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर रहे जिसमें उसकी रुचि है, और उस क्षेत्र में आप डंडे के बल पे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप बैठा सकते हैं, लेकिन बच्चा वही करेगा जो उससे पसंद है। तो आप उसको उसकी रुचि अभिरुचि का ध्यान में रख के उसको शिक्षण कार्य दें ताकि वो बच्चा समुचित विकास कर सके। मान लीजिए कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो आप उसे अगर शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जोर डालेंगे तो हो सकता है बच्चा ना पढ़े, उसका मन नहीं लगेगा, वो भाग खड़ा होगा। लेकिन अगर आप उसे समझा के उसको उस फील्ड में अच्छा करने के लिए कहेंगे, खेल में अच्छा करने के लिए कहेंगे जिसमें उसकी रुचि है, तो वो और अच्छा कर सकेगा। नवीन शिक्षण विधियों एवं नवीन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जो नई नई तकनीक आ रही हैं उनका प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि शिक्षण जो कार्य है वो रुचिपूर्वक बना रहे। पाठ्यक्रम में लचीलापन तथा विभिन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत रिजिड पाठ्यक्रम नहीं रखना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन हो और बच्चों की जो विभिन्नताएं हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चे जो सीख के आए रहते हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उन्हें उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को उचित निर्देश तथा परामर्श देना चाहिए। हर बालक अलग अलग है, तो जिस बालक के लिए जो निर्देश सही है, जो परामर्श सही है, हमें उन्हें वही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तरह से हमें नहीं शिक्षा देनी चाहिए। बहुत मंदबुद्धि बालक को अगर आप सभी बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ या शेष बालकों के साथ बैठा देंगे तो वो अपने आप को हीन समझने लगेगा, वो सीखने में रुचि नहीं लेगा। हमें बालक की रुचि को बनाए रखना है ताकि वो सीखने में खुशी महसूस करे, वो उसको बंधन ना लगे, उसको शिक्षा कार्य बोरिंग नहीं लगना चाहिए, वो उसको करके सीखे। इस तरह से हमें ऐसा अपने क्लास का माहौल बना के रखना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके। हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा ग्रुपिंग करनी चाहिए, मतलब उनको समान ग्रुपिंग ना करें, उनको करके सीखने दें, आपस में बात करने दें। बच्चे एक दूसरे की बोली, भाषा, एक दूसरे के कल्चर को
सीख सकें। और इसके बाद है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में क्या है? मोटिवेशन। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मोटिवेशन। अगर आपको कोई कार्य करने के लिए उचित मोटिवेशन नहीं है तो आप उस कार्य को ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन क्या है? जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेरक शक्ति और को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के स्वरूप है। उच्च प्रेरणा हेतु उच्च इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, अगर आपको उसे करने के लिए अंदर से इच्छा नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, आप प्रेरित नहीं महसूस करेंगे, तो आप उसको बेमन से करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर आगे चल के छोड़ देंगे। अगर हम उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हैं तो हम मन से करेंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी, हम उस कार्य को करने के लिए गतिशील होंगे और प्रयत्न करेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे और उसे कर लेंगे। अभिप्रेरणा बालक के अंदर उत्पन्न होने वाली उत्तेजना होती है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देती है। जिस बालक में जितना ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न होगा वह बालक उस कार्य को इतनी ही तेजी से कर पाएगा। मतलब मोटिवेशन से जो बालक है वो किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित होता है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आपको जब प्यास लगेगी तो आपकी आवश्यकता हुई, आपको प्यास महसूस हुई, आपको पानी की आवश्यकता हुई, तो आप उत्तेजित होंगे और पानी ढूंढेंगे। पानी को मान लीजिए नल है तो वहाँ से जाएंगे ले आएंगे, कुआं है वहाँ से लाएंगे, तो आप उसके लिए प्रेरित हो गए, आपने उस उत्तेजना आप में उत्पन्न हुई, आप गए नल से आपने पानी उठाया और उसे पिया, आपने कार्य किया, आपको ऊर्जा महसूस हुई, आपके अंदर ऊर्जा आई आवश्यकता से। तो जब आप प्रेरित रहेंगे तो आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। स्किनर का कहना है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। मोटिवेशन अगर है आपके अंदर तो मोटिवेशन जो है वो आपको सीखने के लिए रास्ते का निर्माण करती है। मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्न, ये स्किनर का कहना है। अभिप्रेरणा से प्रेरित बच्चा ही सही से सीख पाता है, मतलब वो उसका मन लगा रहेगा, वो मजबूरी में नहीं, वो मन से जिस कार्य को करेगा उसको करने में उसकी रुचि अधिक होगी। अध्यापक छात्र को कक्षा में बैठने के लिए तो मजबूर कर सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए तब तक बाध्य नहीं कर सकता जब तक कि उसमें स्वयं ही पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न न हो जाए। बच्चा तब तक नहीं पढ़ेगा, आप ले आएंगे डंडे के बल पे, आप उसे बैठा देंगे, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। किताब खोल के बैठे रहने में और मन से पढ़ने में अंतर होता है। पढ़ना दिखने में और पढ़ने में अंतर होता है। बच्चा को पढ़ता तो दिखेगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं अगर वो अंदर से प्रेरित नहीं है। और जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, जब व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो वो उसके लिए प्रेरित होगा और उसके लिए नई नई खोजें करेगा। अभिप्रेरणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। स्पेलिंग गलत है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा इसको सकारात्मक अभिप्रेरणा क्यों कहते हैं। इसमें कार्य करने का कारण मनुष्य के अंदर होता है, मतलब कि किसी कार्य को करने की आपको अंदर से आवाज आ रही कि आपको इस कार्य को करना है। तो इससे क्या होता है कि जब आपकी इच्छा होती है, आपका मन होता है, तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आप बाहरी जो पुरस्कार के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए जब किसी कार्य को करते हैं तो आप सही से उस कार्य को नहीं करते।
जैसे मान लीजिए इसका अंत इसी में निहित होता है, मतलब आप कार्य करना चाहते हैं, यही आपके लिए अंत है। आप कुछ पाना नहीं चाहते, आप पैसे के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आपको पसंद है, इसलिए आप उस कार्य को कर रहे हैं। आपको वो कोई आपने ये कार्य किया, यही आपके लिए संतुष्टि है कि हम इस कार्य को कर। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाना आपको पसंद है, तो पढ़ाना जब आपको पसंद है तो आपको कोई 1 रुपया भी ना दे तो भी आप पढ़ाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि हमें पैसा मिले, आपको खुशी मिल रही है पढ़ाने से, तो ये क्या है, ये आप अंदर से मोटिवेट हैं, आपको पसंद है वो कार्य करना, इसलिए आप वो कार्य कर रहे हैं। अर्थात बालक को जो कार्य करना पसंद होगा वह उसे बिना किसी लालच के करेगा। आपको कोई लालच नहीं होगी तब भी आप उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट रहेंगे, आप पढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट रहेंगे। जैसे मान लीजिए भूख जो होती है हमारी अंदर से जब आवाज़, किसी भूखे को आप ये नहीं कहेंगे कि ये पसंद नहीं है, हम ये नहीं खाएंगे। अगर भूख लगी है तो आप कुछ भी खा लेंगे, नापसंद की सब्जी भी रहेगी तब भी आप खा लेंगे, टिंडा भी खा लेंगे। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो आपके पास कोई 36 प्रकार के भोज्य ला के रख देगा तो भी आप नहीं खाएंगे। जैसे नींद, जब व्यक्ति को नींद आती रहती है तो उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। आप किसी को नींद आती रहे, आप उसको कितना भी जगाएंगे वो जाग नहीं सकता, वो सोता ही रहेगा, आधी नींद में सोएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सो जाएगा। प्यास, अगर किसी को प्यास लगी है तो वो पानी को ढूंढेगा और उसको पिएगा। सुरक्षा, आप मान लीजिए किसी की जान खतरे में है तो आप कुछ भी, वो झूठ बोलेगा, दूसरे को मार देगा। मान लीजिए अभी आपके सामने सांप आ जाए और आप तुरंत उसको मारने लगेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे। प्रजनन, पसंद, ये सब जो होती है वो हमारी अंदर की अभिप्रेरणा होती है, ये सब हमारे अंदर से हम इसके लिए अभिप्रेरित होते हैं। हमें ये कार्य करने के लिए किसी बाहरी लालच की ज़रूरत नहीं होती, ये हम अपने मन से करते हैं। और जो कार्य हम अपने मन से करते हैं वो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, हम उसमें किसी लालच को नहीं देखते, इसीलिए इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्यों है? क्योंकि आप इसको करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आपको 1 रुपया कोई ना दे, आपको कुछ ना मिले, फिर भी आप वो कार्य करेंगे क्योंकि आप उसके लिए अंदर से अभिप्रेरित हैं, आपको उसको करने के लिए खुशी मिल रही है। और जो दूसरी अभिप्रेरणा है वो है बाह्य अभिप्रेरणा, इसे नकारात्मक एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय अथवा मनोसामाजिक अभिप्रेरणा से है, जिसमें बालक के अंदर से नहीं बल्कि किसी बाह्य प्रेरणा से प्रभावित होकर वह किसी कार्य को करने में सफल होता है। बाह्य प्रेरणा का अर्थ क्या है कि ये जो है, मान लीजिए आपने किसी को देखा कि ये कार्य करने में अच्छा पैसा आता है तो आप प्रेरित हो गए कि ये हम पैसे के लिए करें। ये क्या है? ये बाहरी प्रेरणा है। आपने देखा उसमें उस कार्य में पैसा है, इज्जत है, सम्मान है, इसलिए आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो ये क्या है? बाह्य प्रेरणा है। आप इस बात को ध्यान में देख कर रहे हैं कि इस प्रोफेशन में पैसा है, हम इसलिए ये कार्य करेंगे। इस प्रकार के प्रेरणा से बालक किसी कार्य को अपनी मर्जी से या स्वयं से या से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इसका बाह्य प्रेरणा क्या होता है? बालक की इच्छा नहीं है, वो अपनी मर्जी से या मान लीजिए किसी के कहने में, ये दूसरे की इच्छा से करता है। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि भाई पढ़ाने में तो बहुत मान सम्मान है, चलो ये करते, तो आप क्या हुए? वो उसने कह दिया, आप अंदर से प्रेरित नहीं है, आपका इच्छा नहीं है पढ़ाने की, लेकिन आपने सोचा इसमें मान सम्मान है तो इसलिए हम ये कार्य करेंगे। तो ये क्या है? बाहरी लालच है, इसमें लालच आ जाता है, तो इसलिए इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें आपकी इच्छा नहीं है, आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी जो पुरस्कार है या सम्मान है, इसकी लालच में आके आप इस कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य को करने से उसे वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होकर जो बालक कार्य करता है उसमें उसे जो वो चाहता है कि मान लीजिए पैसा चाहता है, कोई पुरस्कार चाहता है, सम्मान चाहता है,
तो वो उसे प्राप्त होगा। तो वो इसलिए कर रहा है, वो खुशी के लिए नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा है इसलिए वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पुरस्कार के लिए या सम्मान के लिए वो कार्य कर रहा है। एक शिक्षक किसी भी बालक की प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता आदि का प्रयोग करके बालक को बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक क्या करते हैं, बालक की प्रशंसा करते हैं। आप बच्चों को, किसी भी बालक को अगर क्लास में खड़ा करके उसकी प्रशंसा करेंगे तो दूसरा बालक भी सोचेगा कि हम आज अच्छा, कल अच्छा करेंगे तो टीचर हमारी भी प्रशंसा करेंगे। इसके डर लिए या निंदा के डर से कि अगर हम गलत करेंगे तो शिक्षक हमारी निंदा करेंगे, इसलिए भी बालक जो है वो कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं। या कभी कभी पुरस्कार के लिए, मान लीजिए पुरस्कार होता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, हमें ये पुरस्कार मिलेगा इसलिए हमें ये कार्य करना चाहिए। प्रतिद्वंदिता मतलब एक दूसरे का कंपैरिजन होती है, तो हम उससे आगे निकलने की होड़ में बालक उस कार्य को करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसका मन नहीं है, लेकिन वो किसी से आगे जाने के लिए कार्य कर रहा है। जो मन से हम कार्य करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। किसी भी निंदा के डर से, पुरस्कार के लिए या प्रतिद्वंदिता में जब हम कार्य करते हैं किसी से, तो ये कार्य हम मन से नहीं करते और कभी कभी इस कार्य को हम पूरा भी नहीं करते। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, हम उसे छोड़ देते हैं। इसके उदाहरण है दंड के डर से, माता पिता के दंड के डर से बच्चे कभी कभी कार्य करते हैं, तो टीचर मारेंगे इसलिए वो कार्य करके आते हैं या पाठ याद करके आते हैं। आरोप से, उन पे कोई आरोप न लगे इसलिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे बाह्य अभिप्रेरित होते हैं और किसी भी कार्य को करते हैं प्रशंसा के लिए, सम्मान के लिए। और ये क्या होता है, इसके बाद हमारा है मोटिवेशन साइकिल। तो ये इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाहरी लालच है। अगर लालच खत्म हो गया तो बालक वो कार्य नहीं करेगा। तो लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इसमें आप कोई भी लालच नहीं करें, वो उसको करने में उसको खुशी हो रही है, उसका मन है, उसको आप कुछ भी नहीं देंगे तभी वो कार्य करेगा। और मतलब जितनी बाह्य रूप से अभिप्रेरित होकर जितने मन से कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मोटिवेट होकर उस कार्य को करेगा। अगर बालक की अंदर से इच्छा है, उसका अंदर से उसका मन है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य वो अच्छे ढंग से करेगा। हम आज मोटिवेशन साइकिल देखेंगे। मोटिवेशन साइकिल क्या है? मोटिवेशन साइकिल है आपकी आवश्यकता। आपको अगर किसी चीज़ के लिए आवश्यकता है तो वो आपको चलाएगी, मतलब आप उसके लिए प्रेरित होंगे, उसके लिए ऊर्जा आपको महसूस होगी, तो आप उसके लिए कुछ कार्य करेंगे, उसके लिए उत्तेजित होंगे कि हमें ये कार्य करना है। फिर आप उसके लिए व्यवहार करेंगे, उस कार्य को पाने के लिए जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए आप पाने के लिए जो भी व्यवहार होगा, जो भी आपको करना रहेगा, वो आप स्टेप्स अपनाएंगे और उसे प्राप्त करेंगे। एक बार लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो फिर आप में वो शक्ति है, आपकी इंटरनल जो शक्ति है वो आपकी कम हो जाएगी। आपने प्राप्त कर लिया, आपके अंदर ऊर्जा की समाप्ति हो गई। फिर उसके बाद फिर कोई आवश्यकता जन्म लेगी, फिर से आप उसी तरह से कार्य करेंगे। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आपको आवश्यकता हुई किसकी? पानी की। आपको प्यास ने आपको उत्तेजित किया, और फिर आप जब उत्तेजित होंगे तो आप प्यास ने आपको उत्तेजित किया तो आप क्या करेंगे? अब पानी की खोज करेंगे कि हमें कहीं से पानी मिले। मान लीजिए नल है या कुआं है, तो आप या फ्रिज से जाके आपको लेना है, तो आप उस तरह का कार्य करेंगे। मान लीजिए आपको नल तक जाना है तो आप तुरंत उठेंगे, नल तक जाएंगे या कुएं तक जाएंगे या फ्रिज तक जाएंगे। आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, आप उसे पा लिया, तो आप में जो ऊर्जा थी, जो आप व्यवहार कर रहे थे, वो समाप्त हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर आपको कोई और नई आवश्यकता उत्पन्न होगी। मान लीजिए आपको फिर भूख लग गई, तो इसी तरह से चलता रहता है। आवश्यकता आती रहती है, मनुष्य व्यवहार उसी के प्रकार से
करता। तो ये एक तरह का साइकिल है, आवश्यकता आएगी, आप उत्तेजित होंगे, आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आप फिर से उसी तरह का व्यवहार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करेंगे। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार जिसे कहते हैं, आप वैसा व्यवहार करेंगे, फिर आप अपनी जो आवश्यकता है उसको जब पूर्ति कर लेंगे तो आपके अंदर फिर से वो जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो जाएगी, फिर कोई नई आवश्यकता आएगी। ये चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। इसके बाद है स्कूलों में जो मिड डे मील है वो स्कूलों में मिड डे मील योजना अभिप्रेरणा पर ही आधारित है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा? ये शारीरिक अभिप्रेरणा। इसमें हम बच्चे की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जब तक बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, बच्चा पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं हो सकता। अब भूखे पेट कहते हैं, भूखे पेट आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। भूखा पेट सही गलत की पहचान नहीं करता। अगर आपका पेट खाली है तो आपको किसी से छीन के खाने में भी आपको गलत नहीं लगेगा। भूखा पेट सही गलत नहीं देखता। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बच्चा खाली पेट आके बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, बच्चा पढ़ नहीं सकता। इसी को ध्यान में रख के ये मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई थी। ये जो है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है। इसे 1995 में शुरू किया गया था। अब इसका नाम पीएम पोषण योजना है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है इस बार। ये नाम इसका चेंज हुआ है। अब इसका मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना है। तो अब आज की क्लास में इतना ही है। तो हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अधिगमकर्ताओं मतलब स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट्स के पुराने अनुभव हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए। दूसरा है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, मतलब उनको शामिल करना चाहिए जो वो सीख के आए हैं। या तीसरा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सबका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए आप एक ही तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। या चौथा ऑप्शन है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। जो मानक तैयार कर दिया गया है इसका अर्थ है कि सभी स्टूडेंट को एक जो मानक तैयार कर गया, जो पाठ्यचर्या है, उसी को लागू करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। जो बच्चा सीख के आता है, जो भी कुछ सही गलत वो जो भी लेके आता है, वो हमारे लिए पूंजी है। हम वो जो सीख के आया है, हम उसी में नए ज्ञान को जोड़ेंगे। अगर उसने गलत सीखा है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन हम बच्चे से ये कभी नहीं कहेंगे कि वो जो सीख के आया है, वो जो उसके पुराने एक्सपीरियंस है वो गलत है। हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें नए ज्ञान को जोड़ेंगे, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, ये सही है। जो बच्चे वो सीख के आए हैं वो हमारे लिए पूंजी का काम करते हैं, वो हमारे लिए पुल का काम करते हैं। हम उसी नींव पे हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। जो बच्चे वो सीख के आए हैं, हम उसी पर उन्हें नया ज्ञान सिखाएंगे, उसी में नए ज्ञान को जोड़ेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु तो एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो हमें उन्हें एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। हमें उनके लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। जिस बच्चे की जैसी रुचि है, हमें उन्हें उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए नहीं। सभी बच्चों के लिए हम एक समान पाठ्यचर्या लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग दर से सीखता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चा
हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चा एक ही तरह से नहीं पढ़ सकता। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और दूसरे से अलग है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? मतलब इसमें से क्या है जो एक जो अच्छी कक्षा होती है, जिसे हम वास्तव में सीखने की क्लास कहेंगे, उसके लिए सही है। तो पहला है ऑप्शन निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। दूसरा ऑप्शन है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। बच्चे निर्णय नहीं लेते, आपको क्या पढ़ाना है, आपको उन्हें कैसे पढ़ाना है, ये आपके लिए ये आप निर्धारण करेंगे। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना करना, हाँ ये थोड़ा बहुत सही है कि हमें भय मुक्त वातावरण रखना चाहिए ताकि बच्चे डरे नहीं और वो आपसे एक अपने सहपाठी की तरह, अपने दोस्त की तरह आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकें, पूछ सकें, चीज़ों को जान सकें, जो उनके मन में डाउट्स हैं वो उसको आपसे पूछ सकें। लेकिन हमें इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना होता है कि सबसे बेस्ट क्या है, हम उसी ऑप्शन को अपना ऑप्शन मानेंगे। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक शिक्षक की एक प्रगतिशील कक्षा के लिए सबसे अच्छा यही ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपना जो शिक्षण मेथड है उनका प्रयोग करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें अपने मूल्यांकन में, अपने अवलोकन में उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हर बच्चे को आप एक ही तरह से आकलन नहीं कर सकते। कुछ बच्चे मान लीजिए उसको बच्चे को बहुत आता अच्छा है लेकिन वो लिख नहीं सकता, तो क्या उसकी अभिव्यक्त करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चे का मूल्यांकन कर, उसको आता तो है लेकिन वो उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो आप हर बच्चे का आकलन एक ही विधि से नहीं करेंगे, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेंगे। चौथा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, ये सबसे खराब है। बाह्य अनुशासन की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से उसकी पढ़ने की इच्छा है, अगर आप उसकी हर जरूरत को ध्यान में रख रहे हैं तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, वो अनुशासन बना लेगा। आप बहुत डंडे के बल पे अनुशासन बनाने की कोशिश करिए, आप जैसे ही पीछे जाएंगे बच्चा फिर से अनुशासित हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? हमें समझते हैं बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इस बात को आप हमेशा बहुत ध्यान रखें क्योंकि सीटेट नहीं है, नहीं करना चाहिए, इन सब का प्रयोग बहुत करता है। ये पिछले साल का पेपर है जो दिसंबर 2021 में हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। दूसरा ऑप्शन है दंड प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। चौथा ऑप्शन है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो क्या है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। इसमें क्या है, ये दंड क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। दंड से बचने के लिए वो गृह कार्य करके तो ये गलत हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये सही है। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अंदर से मोटिवेटेड है कि हम ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए हम वाद विवाद समूह में शामिल होंगे। तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता जीतने के लिए, किसी चीज को जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये गलत है। ये प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना ये गलत, ये बाह्य मोटिवेशन है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य सीखना, किसी को प्रभावित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होकर आप जो अंदर से आपकी आवाज आ रही है, आप इसलिए उस कार्य को करना चाहते हैं, आपको सीखना चाहते हैं, आपको उस चीज में रुचि है, आपका मन है वो करने का, तब आपको करना चाहिए। तब ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। दंड के डर से प्रतियोगिता, किसी को प्रभावित करने के लिए, सम्मान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हमारा माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है एक विधि में रुचि के कारण अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है
शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। मतलब माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन कर रहे हैं अगर कर रहा है बच्चा, तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है कि वो दंड के डर से पढ़ रहा है। और दूसरा ऑप्शन है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। बालक की उस चीज में रुचि है इसलिए वो अध्ययन कर रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसकी रुचि है इसलिए वो कार्य कर रहा है। शिक्षक की प्रशंसा करने के लिए अध्ययन, तो ये गलत है, वो प्रशंसा पाने के लिए मतलब बाह्य प्रेरणा के तहत वो ऐसा कार्य के लिए अध्ययन कर रहा है, प्रतियोगिता जीतने के लिए। फिर ये जीतने के लिए कर रहा है, वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं है बल्कि वो प्रतियोगिता जीतने के लिए ये कार्य कर रहा है, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। चौथा ऑप्शन है इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती है। तो क्या कह रहा है, पुरस्कार पाने के लिए तो ये आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती है, तो ऐसा तो नहीं है। जब आप पुरस्कार दे रहे हैं तो उसकी बाह्य अभिप्रेरणा तो बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा तो बढ़ रही है। आप पुरस्कार दे रहे हैं बच्चे को, तब वो कोई कार्य कर रहा है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ रही है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ रही है, आप पुरस्कार दे रहे हैं तो आप बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ा रहे हैं, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। हाँ, अगर आप बच्चे को पुरस्कार देंगे दंड के डर से, क्या प्रशंसा कर पाने के लिए, इन सब के लिए अगर बच्चे को आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है और इसको अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होकर कोई कार्य करे, अपनी रुचि से कोई कार्य करे, अपने मन से कोई कार्य करे। सबसे अच्छा तरीका यही होता है अभिप्रेरित करने का। हमारा छठवां ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। हमें इसमें युग्म देखना है कौन सा युग्म सही है। पहला है आत्मपारितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। रुचि क्या है आपकी, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। रुचि जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा को, नगद पुरस्कार ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा जो है वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, उत्सुक है किसी चीज को जानने के लिए, तो ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। हम अंदर से अभिप्रेरित हैं कि हम इस चीज को जाने। आत्मपारितोषण के लिए, किसी चीज की संतुष्टि के लिए आप जब कार्य करते हैं, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। सेल्फ सफिशिएंसी, जैसे सेल्फ सेटिस्फाइड होने के लिए आप किसी कार्य को करते हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। यहाँ पे बाह्य प्रेरणा लिखा है, तो इसलिए गलत है। जो आप आत्मपरितोषण का मतलब होता है कि आप खुद को संतोष करने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। और जैसे जिज्ञासा हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है, हम जिज्ञासु हैं, हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, इसलिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।